Welcome to PW Only IS. Today's topic is role of women in Indian freedom struggle. Women, the unshakable souls, relentless and bold, who rose like flames, defying all the claims. With determination as our guide, they marched side by side. They were empowered and strong, and they fought for our freedom. That fight was tough and long. Women, ये जो टॉपिक है ये फ्रीडम स्ट्रगल में हमेशा से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है। सवाल ये है कि क्या इस टॉपिक में यूपीएससी भी इंटरेस्टेड रही है? क्या वो सच में इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम इसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके पढ़ें? इसके लिए आपको यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को देखना चाहिए। 2017 यूपीएससी मेंस, द वुमेन्स क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज पार्ट ऑफ द 19th century social reform movement. What were the major issues and debates concerning women in that period? 2016 question discussed the role of women in freedom struggle, especially during the Gandhian phase. 2013 defined the barriers of each gender and religion. The Indian women became the torchbearer during the struggle for freedom in India. Discuss. 2013 से 22 के बीच में यूपीएससी मेंस में 3 बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुकी है जो विमेन से रिलेटेड हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं पूछे जाते और उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे क्वेश्चंस का है जो विमेन्स एसोसिएटेड रहे हैं। ये टॉपिक आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट है। क्या हो अगर हम इस टॉपिक को बहुत ही मज़ेदार तरीके से एनिमेशन के जरिए समझें? ये जर्नी आपके लिए बहुत ही ईजी और आसान हो जाएगी। और ऐसा कोई क्वेश्चन अगर फ्यूचर में किसी भी फॉर्म में आता है तो आप बहुत ही बेहतर कैपेसिटी में होंगे कि इसे डील कर पाएं। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024 के बारे में। आप सीटीआर मॉडल के थ्रू चलने वाली इन क्लासेस को अवेल कर सकते हैं जो कि ऑफलाइन और हाइब्रिड दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं। हाइब्रिड मॉडल की फीस को बहुत कम कर दिया गया है। फॉर नाउ ये 47,200 रुपीज़ है। इन बैचेस को जो सीटीआर मॉडल पर रन किया जाता है इसमें कई सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपकी जीएस की लाइव क्लासेस होती हैं, हाइब्रिड में ऑफलाइन चल रही हैं, ऑप्शनल क्लासेस हैं, सीसैट, रिविजन, 3 साल के आपके कोर्सेज की वैलिडिटी होती है, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो भी कॉपीज टेस्ट वगैरह आप देते हो उनका इवेल्युएशन होता रहता है। क्लासेस के बाद आपके पास गाइड अवेलेबल होते हैं, मेंटर्स होते हैं जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। रिटेंशन के लिए एक स्मार्ट रिवीजन करवाया जाता है और आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। संडे को वीकली टेस्ट होता है और आपके परफॉर्मेंस को सही तरीके से इवेल्युएट भी किया जाता है। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होती है अंडर दिस सीटीआर मॉडल। होप आपको ये सीटीआर मॉडल तो समझ में आ गया होगा। एट द सेम टाइम आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को भी समझ गए होंगे। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर बहुत ही मजेदार और एनिमेटेड वे में कवर करते हैं इसे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं के योगदान के बारे में। दोस्तों वैसे तो आप सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें कई महिलाएं भी थी जो अपने देश के लिए लड़ी और शहीद हुई थी? जी हाँ दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में विमेन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और ज़रूरत के अनुसार उन्होंने अपने परिवार, समाज और रिवाजों से टकराकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई और काफ़ी संघर्ष किया है। उन्होंने न सिर्फ देश के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर और सपोर्ट किया है, बल्कि खुद भी कई तरह के मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल हुई हैं। ऐसी ही कुछ मेजर विमेन फाइटर्स के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं जो भारत की गरिमा, गौरव और शक्ति का प्रतीक है और जिनका नाम आज भी हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए शुरुआत करते हैं 1857 से, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मंगल पांडे ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में एक बड़ा रिवॉल्ट स्टार्ट किया, जिसके साथ ही अलग अलग जगह पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ लोगों ने जंग का बिगुल बजा दिया। और इस रिवॉल्ट में सबसे आगे थी भारत की फर्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर मानी जाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने राज्य को ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए वैलियंटली लड़ी थी। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था और बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई उनका नाम बचपन से नहीं था, बल्कि उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था। उनके पिता मोरूपन तांबे प्यार से उन्हें मनु के नाम से बुलाते थे और मनु की परवरिश एक योद्धा की तरह हुई थी। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और शूटिंग जैसी मैन डोमिनेटेड स्किल्स में महारत हासिल कर ली थी। इसके बाद 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से कराई गई थी, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उनकी शादी के बाद उन्हें एक बेटा हुआ, पर केवल 3 महीनों में ही उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन 1853 में राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद चीज़ें तेज़ी से बदलने लगी।
ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दामोदर राव को झांसी का लीगल एयर मानने से इनकार कर दिया और झांसी को एनेक्स कर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई एक ब्रिटिश पॉलिसी थी जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी इंडियन रूलर की डेथ बिना किसी बायोलॉजिकल मेल एयर के हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका किंगडम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाता था। और झांसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा लगाकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने किंगडम को वापस हासिल करने के लिए सोल्जर्स इकट्ठा किए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल करते हुए 1857 में इंडियन रिबेलियन को ज्वाइन किया। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब हालात बिगड़ने लगे और ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें ओवर पावर कर लिया। हालांकि ऐसी मुश्किल माहौल के बावजूद बहुत चालाकी से रानी लक्ष्मीबाई वहां से निकल गई और तात्या टोपे से मिलकर ग्वालियर में अपने ट्रूप्स को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि सिंधियाज जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन्होंने आगरा में शेल्टर लेते हुए ब्रिटिशर्स का साथ देना चुना और ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में झांसी की रानी ने ग्वालियर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और नाना साहेब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद एक बार फिर लक्ष्मीबाई ब्रिटिशों से बखूबी लड़ी और सर ह्यूग रोज को टफ फाइट देते हुए उन्होंने अपने राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोता के सराय में लड़ते हुए बैटलफील्ड में ये वीरांगना हमेशा के लिए वीरगति को प्राप्त हो। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि सर ह्यूग रोज ने अ ट्रिब्यूट टू द रानी ऑफ झांसी फ्रॉम द मैन हु डिफीटेड हर में लक्ष्मीबाई की वीरता को सराहते हुए लिखा है कि हियर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। और कई सालों बाद आज भी उनकी बलिदान की कहानी अमर है। और 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA द्वारा वैलेंट क्वीन ऑफ झांसी को ट्रिब्यूट देते हुए अपनी फर्स्ट फीमेल यूनिट का नाम उनके नाम पर रखा गया था। और ऐसे ही दोस्तों, अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात हो तो झलकारी बाई के कंट्रीब्यूशन की चर्चा कैसे ना की जाए। रानी लक्ष्मीबाई की विमेंस आर्मी यानी दुर्गा दल की लीडर झलकारी बाई ने लो रैंकिंग सोल्जर से शुरुआत कर अपनी योग्यता का प्रमाण देते हुए बहुत ही कम समय में लक्ष्मीबाई की बेहद खास और ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट की पोजीशन हासिल कर ली थी। झलकारी बाई का जन्म 1830 में झांसी के करीब भोजला गांव में हुआ था और माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही वो भी छोटी उम्र से हॉर्स राइडिंग और वेपनरी स्किल्स में एक्सपर्ट थी। झांसी के राजा गंगाधर राव की आर्मी के सोल्जर पूरम कोरी से उनकी शादी हुई थी और उनके हस्बैंड द्वारा झलकारी बाई को आर्चरी, रेसलिंग और शूटिंग भी सिखाया गया था। आज भी 1857 की बैटल में उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है, क्योंकि झांसी में जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन अपने पीक पर था और रानी लक्ष्मीबाई को वहां से निकलने की जरूरत पड़ी तो झलकारी बाई ने आगे बढ़कर खुद को लक्ष्मीबाई की तरह डिस्गाइज किया था और अपनी जान की परवाह ना करते हुए ब्रिटिशर्स को गुमराह करती रही ताकि झांसी की रानी वहां से निकल पाए। और दोस्तों, इतने साल बाद भी झलकारी बाई की ये वीरता बुंदेलखंड के लोगों की मेमोरी में जिंदा है और उनकी स्टोरी वहां के फोकलोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रीजन के कई दलित कम्युनिटीज झलकारी बाई को इनकारनेशन ऑफ गॉड मानती थी और इस वीरांगना के सम्मान में हर साल झलकारी बाई जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अवध की आखिरी बेगम हजरत महल के बारे में, जिन्होंने इस रिवॉल्ट में एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। हजरत महल का जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था और उनका नाम मुहम्मदी खानुम था। उनकी शादी अवध के नवाब वाजिद अली शाह से हुई और बिरजिस कादर को जन्म देने के बाद उन्हें हजरत महल का टाइटल दिया गया। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को एनेक्स कर नवाब को कलकत्ता भेज दिया, जिसके बाद बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश रूल के सामने सरेंडर करने की जगह अपने बेटे के साथ लखनऊ में रुककर ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेलियन करने का निर्णय लिया। बेगम अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटीज और स्किल्स के बल पर ब्रिटिशर्स से अवध का मेजर पार्ट वापस छीन लेने में सक्सेसफुल रही और ब्रिटिशर्स लखनऊ की रेसिडेंसी तक ही सीमित रह गए। साथ ही अपने शासनकाल में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच यूनिटी का खास ख्याल रखा और महिलाओं को प्रेरित कर उनकी एक अलग टुकड़ी का भी गठन किया। लेकिन रिवॉल्ट के कुछ दिन बाद ही दिल्ली के बाद ब्रिटिशर्स ने लखनऊ पर अटैक कर दिया और बहुत एफर्ट्स के बाद भी जब बेगम को हार निश्चित लगी तो वे नेपाल के जंगलों में चली गई और अपने जीवन के आखिरी 20 साल उन्होंने नेपाल में रेफ्यूजी की तरह गुजारे। हालांकि अंग्रेजों ने भारी पेंशन का लालच देकर उन्हें वापस अवध बुलाना चाहा, पर हजरत महल ने पेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें आजाद अवध से कम कुछ भी स्वीकार नहीं था। दोस्तों, सालों तक वापसी के प्रयास फेल होने के बाद आखिर में 1879 में नेपाल में उनकी डेथ हो गई और उनका मकबरा नेपाल के काठमांडू में है। 10 मई 1984 को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हजरत बेगम महल के कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करते हुए एक पोस्ट स्टैम्प जारी किया है। और ये तो थी कहानी दोस्तों 1857 की वीरांगनाओं की। आइए अब हम बात करते हैं 1857 के बाद की
विमेन फाइटर्स और उनके अमूल्य योगदान की। शुरुआत करते हैं मैडम भीकाजी कामा से, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मैडम कामा फॉरेन लैंड में भारत के फ्लैग को होस्ट करने वाली पहली महिला के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये एक फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके अलावा मैडम भीकाजी कामा का नाम उस समय एक प्रोमिनेंट विमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट के रूप में भी जाना जाता था। 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आई फैमिन और उसके बाद फैले प्लेग के दौरान मैडम कामा ने आम लोगों की बहुत सेवा की थी और इस दौरान उन्हें खुद भी प्लेग हो गया था, जिसके बाद इलाज के लिए 1902 में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। लंदन में मैडम भीकाजी कामा श्याम जी कृष्णा वर्मा और दादा भाई नारोजी से मिली और उन्होंने होम रूल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। 1904 में मैडम कामा ने पेरिस इंडियन सोसाइटी की शुरुआत की और इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम और मदन तलवार जैसे रेवोल्यूशनरी वर्क्स पब्लिश कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसे फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी के थ्रू भारत में स्मगल किया जाता था। एक डिवोट नेशनलिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाने का काम भी किया और मैडम भीकाजी कामा ने देश विदेश में बहुत से मिशन चलाए और भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा किए जा रहे एक्सप्लॉयटेटिव रूल को एक्सपोज किया। 22 अगस्त 1907 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बना, क्योंकि उस दिन जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट सिटी में ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का पहला नेशनल फ्लैग अनफर्ल किया, जिसे डिजाइन करने में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने मैडम कामा की हेल्प की थी। नवंबर 1935 में बीमारी के कारण मैडम कामा बॉम्बे वापस आ जाती हैं और इसके 9 महीने बाद 13 अगस्त 1936 में इनकी डेथ हो जाती है। मैडम कामा की कन्विक्शन, करेज और इंटीग्रिटी ने भारत की आजादी के संदेश को दुनिया में एक ऐसी ताकत और क्लैरिटी के साथ पहुंचाया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। मैडम भीकाजी कामा के बाद आइए अब बात करते हैं पंजाब की एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिनका नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब के संगरूर में बख्शीवाला में जन्मी गदर की बेटी यानी गुलाब कौर के बारे में, जिन्होंने 1913-14 के गदर आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, गुलाब कौर का जन्म एक गरीब घर में हुआ था और इसीलिए शादी के बाद बेहतर जीवन की तलाश में उन्होंने अमेरिका जाना तय किया, पर पैसों की कमी के कारण उनके हस्बैंड मान सिंह के साथ वो पहले मनीला फिलीपींस पहुंची, जहां से अच्छे पैसे कमाकर अमेरिका जाने की प्लानिंग थी। हालांकि इसी दौरान मनीला में गदर पार्टी के लीडर से वो कांटेक्ट में आई और गदर इंडियन रेवोल्यूशनरीज का एक संगठन था जिसकी स्थापना ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करने के मोटिव से पंजाबी सिख प्रवासियों द्वारा की गई थी। दोस्तों, गदर पार्टी ने गुलाब कौर को रेवोल्यूशनरी लिटरेचर्स प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और गुलाब कौर के मनीला रहते ही गदर पार्टी के रेवोल्यूशनरीज ने भारत वापसी का फैसला लिया और उनके साथ गुलाब कौर भी अमेरिका जाने के सपने को पीछे छोड़ भारत लौटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उनके हस्बैंड मान सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे और बात आगे बढ़ी तो गुलाब कौर ने अपने हस्बैंड के बिना रजामंदी के ही भारत वापस लौटने का डिसीजन लिया। मनीला से वापस लौट रही शिप पहले हांगकांग पहुंची, जहां प्रवासी भारतीयों की सभाओं में गुलाब कौर ने गदर की गूंज नामक कविता की पंक्तियां गाई और अपनी चूड़ियां उतारकर लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए ललकारती रही। अनएक्सपेक्टेडली इस शिप के भारत पहुंचते ही बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन किसी तरह गुलाब वहां से बचकर पंजाब निकल जाती है, जिसके बाद उन्होंने होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला में लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। उनकी एक्टिविटीज की बात करें तो गुलाब की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी क्रांतिकारी साहित्यों को छापना और उसे फ्रीडम फाइटर्स के बीच बांटना। साथ ही गुप्त तरीके से वो क्रांतिकारियों तक हथियार भी पहुंचाया करती थी। धीरे धीरे गुलाब कौर की इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और एफर्ट से पंजाब में एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया, जो भारत की आजादी की इस लड़ाई में एक क्रूशियल इवेंट साबित हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर निकल जाने में सफल रही। लेकिन आखिरकार एक दिन गुलाब को गिरफ्तार कर ली गई और सेडिशन के आरोप में उन्हें लाहौर के शाही किले में डिटेन कर लिया गया, जहां उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा बहुत टॉर्चर भी किया गया। इन्हीं टॉर्चर्स और कंटिन्यूअस इम्प्रिजनमेंट के चलते 1931 में आजादी का सपना दिन में लिए ही ये महान वीरांगना हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, गुलाब कौर के बाद अब हम बात करते हैं आयरिश सोशलिस्ट और विमेन राइट एक्टिविस्ट एनी बेसेंट की, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट की जर्नी की बात करें तो रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद उन्होंने नेशनल सेक्युलर सोसाइटी ज्वाइन की थी, जहां फ्री थॉट प्रीच किया जाता था। इसके बाद एनी फेबियन सोसाइटी की भी पार्ट बनी और साथ ही उन्होंने नेशनल रिफॉर्मर नाम के वीकली भी एडिट किए, जो कि ट्रेड यूनियन, नेशनल एजुकेशन और वुमेन के लिए वोटिंग राइट जैसे टॉपिक्स की एडवोकेसी करती थी। इसके अलावा वो 1888 के लंदन मैच गर्ल स्ट्राइक में भी एक्टिवली इन्वॉल्व थी।
दोस्तों, एनी बेसेंट 1893 में इंडिया आई और यहाँ आने के बाद वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्लोजली एसोसिएट हो गई। एंशिएंट हिंदू कल्चर, स्क्रिप्चर्स और रिलीजन से फैसिनेट होकर उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी स्टैब्लिश किया और थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ साथ बेसेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफी एक्टिव थी। 1916 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट शुरू किया। उनकी और तिलक की होम रूल लीग में बस डिफरेंस इतना था कि तिलक की लीग बॉम्बे और आसपास के नेबरिंग एरियाज में ऑपरेशनल थी, वहीं एनी बेसेंट की होम रूल लीग पूरी कंट्री में एक्टिव थी। इसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश किए, जिसके जरिए एनी बेसेंट इंडिया में सेल्फ प्राइड का एहसास पैदा कराने की कोशिश करती थी और उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के इनजस्टिस से लड़ने के लिए भी मोटिवेट करती थी। 1917 में वो कैलकाटा के एनुअल सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चुनी गई थी। हालांकि कांग्रेस और महात्मा गांधी के ओपिनियंस बेसेंट के थॉट से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाते थे। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1919 का मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। दोस्तों, बेसेंट को लगता था कि ये रिफॉर्म भारत को आजादी देने का एक प्रोग्रेसिव मीन्स है, लेकिन गांधी के पर्सपेक्टिव में ये इनएडिक्वेट और अनएक्सेप्टेबल था। इस वजह से कांग्रेस के अमृतसर सेशन में उन्हें पहले पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में एक्टिव कांग्रेस पर्सन से कोऑपरेशन नहीं मिला था और एनी बेसेंट को लगता था कि नॉन कोऑपरेशन और विदेशी गुड्स का बॉयकॉट आम जनों के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी और इस तरीके से क्रूअल सफरिंग के बाद ही आजादी मिल पाएगी। और ऐसे ही मतभेदों के कारण 1920 नागपुर सेशन में शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 13 सालों में वो राजनीति से बिल्कुल दूर हो गई थी, जिसके बाद 1933 में उनकी कर्म भूमि यानी भारत में ही एनी बेसेंट की डेथ अद्यार मद्रास में हो गई। आइए अब बात करते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी सरोजिनी नायडू की। दोस्तों, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनकी अर्ली एजुकेशन उनके फादर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा घर पर ही की गई थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया था, जिसके बाद हैदराबाद निजाम स्कॉलरशिप प्राप्त कर हायर एजुकेशन के लिए वो लंदन चली गई थी। भारत लौटने के बाद बंगाल पार्टीशन के वक्त उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिसकी शुरुआत 1904 में बॉम्बे कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेशन से हुई और फिर समय के साथ वो गोपाल कृष्ण गोखले, टैगोर, एनी बेसेंट, गांधी और नेहरू जैसे लीडर्स से एसोसिएट हुई। आपको बता दें कि 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के कानपुर सेशन को प्रिसाइड करती थी और इसके साथ ही नायडू आईएनसी को प्रिसाइड करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बन जाती है। इसके अलावा वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है, जिसके दौरान उन्हें 5 बार अरेस्ट भी किया जाता है। सरोजिनी नायडू एक सफ्रेजेट और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी थी और 1908 में उन्होंने मद्रास में इंडियन नेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में विडोज की हालत को सुधारने के लिए प्लेग एपिडेमिक में नायडू द्वारा किए गए सर्विस को अपलॉड करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें केसरे हिंद का मेडल दिया था। इसके अलावा 1917 में उन्होंने ऑल इंडिया विमेंस डेपुटेशन के हेड के रूप में काम किया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ईस्ट मोन्टेगू के सामने विमेन सफरेज को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। उसी साल उन्होंने एनी बेसेंट के साथ विमेंस इंडिया एसोसिएशन का गठन भी किया था। केवल भारत ही नहीं, नायडू ने यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लोगों में अवेयरनेस जगाई और मल्टीपल इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और वुमेन्स राइट की बात रखी। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी के साथ नायडू लंदन भी गई थी। इतना ही नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सरोजिनी नायडू को गांधी जी के साथ अरेस्ट किया गया था और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और उनके लेटर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सरोजिनी नायडू को बिहार से कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंट किया गया था और आजादी के बाद उन्हें 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी अपॉइंट किया गया और उन्होंने ये पोजीशन अपनी डेथ 2 मार्च 1949 तक संभाली थी। फ्रीडम फाइटर और सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ नायडू एक ग्रेट राइटर भी थी और द बर्ड ऑफ टाइम, गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द ब्रोकन विंग्स उनके द्वारा लिखी गई कुछ पॉपुलर राइटिंग्स थी। और आज सरोजिनी नायडू के कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट देते हुए उनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल विमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब जानते हैं एक ऐसी फ्रीडम फाइटर के बारे में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्लोज एसोसिएट थी। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1900 में असम के गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में जन्मी लीला रॉय एक चाइल्ड प्रोडिजी थी, जिन्हें ओनली फॉर मेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में अपने आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज के थ्रू अपनी जगह बनाई और ढाका यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री अचीव करने वाली वो फर्स्ट वुमेन बनी। लीला रॉय के फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने वन ऑफ अ काइंड दीपाली संघ नाम से एक ऑल विमेंस ग्रुप सेटअप किया था और इस संघ का मेन गोल था विमेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें।
और इसके बाद 1926 में उन्होंने अनिल रॉय द्वारा लेड श्री संघ को ज्वाइन किया, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक ऑल मेल रेवोल्यूशनरी ग्रुप था। लीला रॉय की मदद से इस ग्रुप से और भी वुमेन जुड़ी और इसके बाद उन्होंने महिला आत्मरक्षक फंड भी सेटअप किया, जहां वुमेन को अपने सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी। और 1930 तक अनिल रॉय के अरेस्ट के बाद लीला ने अपने आप को भारत की राजनीति के मैदान में फॉर्मली स्टैब्लिश कर लिया। दोस्तों, लीला हर रूप में एक रेवोल्यूशनरी थी और उनके रेडिकल आइडियाज ने उन्हें ब्रिटिशर्स के लिए एक रियल थ्रेट बना दिया था और नतीजतन 1931 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें 6 साल जेल में बिताने पड़े। जेल से रिलीज होने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन किया, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रेजिग्नेशन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्टैब्लिश किया था। आपको बता दें कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट किया गया, तब लीला ने फॉरवर्ड ब्लॉक वीकली की एडिटरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और लीला के इन स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक एडिटोरियल्स के नतीजतन उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया और साथ ही मैगजीन को फोर्सफुली शट डाउन कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने 4 और साल जेल में बिताए, जिसके बाद फाइनली 1946 में उन्हें अनिल रॉय के साथ रिलीज कर दिया गया। और इसके बाद लीला बंगाल के नोआखली गई, जहां उन्होंने राइट से अफेक्टेड फैमिलीज के लिए रिलीफ कैंप सेटअप किए और सिर्फ 6 दिनों में ही पैदल लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तय कर उन्होंने रीजन के कई 100 लोगों को रेस्क्यू किया। दोस्तों, लीला रॉय 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बंगाल सेलेक्ट होने वाली फर्स्ट विमेन भी थी, जो 1962 तक एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट रही और 1960 में फॉरवर्ड ब्लॉक और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मर्ज कर एक नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और लीला रॉय को उसका चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया। और इसके बाद लंबी बीमारी के चलते 11 जून 1970 में लीला रॉय की डेथ हो गई। और दोस्तों, आइए अब लीला रॉय के बाद हम बात करते हैं नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर रानी गाइडेनल्यू की, जिन्होंने मणिपुर, असम और नागालैंड में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्म्ड अपराइजिंग लीड की थी। रानी गाइडेनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को प्रेजेंट डे मणिपुर के तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और वो रोंगमे ट्राइब से बिलोंग करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 13 साल की छोटी उम्र में ही रानी गाइडेनल्यू अपने कजिन हाइपो जादोनांग के साथ 1927 के हिराका मूवमेंट ज्वाइन किया, जो कि ब्रिटिश रूल को एंड कर नागा ट्राइबल रिलीजन के रिवाइवल और नागा राज यानी नागास के सेल्फ रूल के लिए एक मूवमेंट था। दोस्तों, 1932 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया जब उनकी एज सिर्फ 16 साल की ही थी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स द्वारा उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी और 1932 से लेकर 1947 तक नागा फ्रीडम फाइटर रानी गाइडेनल्यू को नॉर्थ ईस्ट के अक्रॉस कई सारे प्रिजन्स में रखा गया और फाइनली 1947 में रिलीज होने के बाद भी वो अपनी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए काम करती रही। जवाहरलाल नेहरू ने गाइडेनल्यू के करेज को सराहते हुए उन्हें डॉटर ऑफ हिल्स कहा और साथ ही उन्हें रानी का टाइटल भी दिया। इसके अलावा 1982 में गाइडेनल्यू को गवर्नमेंट द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने असम के सिलचर में एक पार्क भी बनाया, जिसमें इस ब्रेव फ्रीडम फाइटर के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए उनका एक स्टैचू भी इंस्टॉल किया गया है। और 17 फरवरी 1993 में उनकी डेथ के बाद रानी गाइडेनल्यू के ऑनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में एक कमेमोरेटिव स्टैम्प और 2015 में एक कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया। इनके बाद आइए अब बात करते हैं अग्नि ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाली दुर्गावती देवी या दुर्गा भाभी की, जिन्हें आज भी ब्रिटिश पुलिस के लिए थ्रेट के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आजाद जैसे रेवोल्यूशनरीज पर उनका ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस रहा है। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी प्रोफेसर भगवती चरण वोहरा से की गई थी, जो कि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। पर सैडली भगत सिंह को फ्री करने के लिए बॉम्ब की टेस्टिंग करते वक्त लाहौर के पास रावी के बैंक्स पर उनकी डेथ हो गई थी। पर दुर्गावती भाभी नौजवान भारत सभा की एक एक्टिव मेंबर थी और 1928 सौंडर किलिंग के बाद उन्होंने भगत सिंह के साथ एक कपल और राजगुरु को सर्वेंट की तरह डिस्गाइज कर लाहौर से एस्केप कर कलकत्ता पहुंचने में मदद की थी। और इतना ही नहीं, दुर्गा भाभी भगत सिंह के साथ कई सारे रेवोल्यूशनरीज से भी मिली और उन्होंने बॉम्ब मेकिंग की टेक्निक भी सीखी। और जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सजा सुनाई गई तो उन्होंने इस डिसीजन को ओपनली अपोज किया और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अपनी सारी ज्वेलरीज बेचकर लगभग 3000 रुपए जुटाए थे, पर अफसोस उससे कुछ नहीं हो पाया। और फिर इन ब्रेव रेवोल्यूशनरीज की हैंगिंग के बाद दुर्गावती ने रिवेंज लेने के लिए पंजाब के एक्स गवर्नर लॉर्ड हेली को असैसिनेट करने का डिसीजन लिया। असैसिनेशन की कोशिश में गवर्नर हेली तो बच निकले, पर उन्हें कई इंजरीज आई।
और इस इंसिडेंट के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई। और इंडिपेंडेंस के बाद दुर्गावती भाभी एक कॉमन सिटीजन की तरह गाजियाबाद में रहने लगी और साथ ही उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और फाइनली 92 साल की उम्र में 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गावती भाभी हमेशा के लिए अमर हो गई। और इनके बाद अब चलते हैं मैंगलोर की ओर, जहां लेजिस्लेटिव सीट के लिए कंटेस्ट करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन कमलावती देवी चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था और आगे चलकर जिन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने हैंडीक्राफ्ट्स, थिएटर और हैंडलूम को रिवाइव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे इंडियन वुमेन की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अपलिफ्ट हो सके। और आज के समय के कई आइकॉनिक कल्चरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकेडमी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया भी कमलावती देवी चट्टोपाध्याय की वजह से ही एग्जिस्ट करती हैं। उनका मानना था कि इंडियंस के सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए हैंडीक्राफ्ट और ग्रास रूट मूवमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म और फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल निभाया और 1927 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और एक साल के अंदर ही उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट किया गया। इसके बाद उन्होंने दांडी सॉल्ट मार्च में वुमेन को फोर फ्रंट में रखने के लिए महात्मा गांधी से इक्वल अपॉर्चुनिटी की रिक्वेस्ट भी की थी। फिर बाद में कमला देवी ने सेवा दल भी ज्वाइन किया, जहां उन्होंने वुमेन एक्टिविस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। और 1995 में कमलावती देवी चट्टोपाध्याय के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण और फिर 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और साथ ही 3 अप्रैल 2018 को उनकी 115th बर्थ एनिवर्सरी पे उन्हें गूगल ने ऑनर करते हुए अपने होम पेज पर एक डूडल भी क्रिएट किया था। और आइए अब बात करते हैं प्यार से गांधी बूढ़ी यानी ओल्ड लेडी गांधी के नाम से रेफर की जाने वाली मंतंगिनी हजरा की। दोस्तों, ये उन इंडियन रेवोल्यूशनरीज में से एक हैं जिन्होंने अपने लास्ट ब्रेथ तक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, पर अपने इस अमूल्य योगदान की वजह से इन्हें हमेशा एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिया। मंतंगिनी हजरा के कंट्रीब्यूशन की बात करें, 1905 में उन्होंने गांधीयन की तरह इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इसके बाद 1932 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्हें सॉल्ट एक्ट ब्रेक करने के लिए अरेस्ट भी किया गया। हालांकि उन्हें तुरंत रिलीज भी कर दिया गया था, पर दोबारा टैक्स अबॉलिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की वजह से उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया और इस बार उन्हें 6 महीनों के लिए बहरामपुर में जेल में रखा गया था। और फिर से रिलीज होने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक एक्टिव मेंबर के रूप में काम किया और खाकी स्पिनिंग की शुरुआत की। और इसके बाद 1933 में उन्होंने सिरमपुर के सब डिविजनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया, जहां पुलिस द्वारा किए गए ब्रूटल बेटन चार्ज में वो काफी इंजर्ड। और इसके बाद 29 सितंबर 1942 को तामलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश इंडियन पुलिस ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। दोस्तों, मंतंगिनी हजरा की लाइफ उनकी भारत की आज़ादी के लिए अपने अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रतीक है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और इसके बाद आइए बात करते हैं सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाली एक और वीरांगना के बारे में, जिनका नाम था प्रीतिलता वडेदार। दोस्तों, प्रीतिलता का जन्म 5 मई 1911 को चिटागोंग के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिन्होंने एकेडमिक एंडेवर में बहुत सारे अवार्ड्स और स्कॉलरशिप अचीव किए थे। लेकिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए उन्होंने अपने एकेडमिक इंटरेस्ट को पीछे ही छोड़ दिया। और आपको बता दें कि अपने स्टूडेंट डेज में वो बहुत सारी रेवोल्यूशनरी वुमेन लीडर से भी एसोसिएट हुई थी, जिनमें से कल्पना दत्ता और नालिनी पल 2 प्रोमिनेंट नाम हैं। इनके अलावा प्रीतिलता और लीला राय द्वारा स्टार्टेड दीपाली संघ की भी ये मेंबर बनी, जहां वुमेन को कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती थी। और साथ ही उन्होंने इन्फ्लुएंशियल इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर मास्टर द सूर्य सेन के अंडर भी काम किया और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सक्सेसफुली अंजाम दिया। और इनमें से एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है जब सूर्य सेन ने 40 रेवोल्यूशनरीज का एक ग्रुप फॉर्म कर ब्रिटिश सुप्रीमेसी के सिंबल चिटागोंग के पहाड़ तले यूरोपियन क्लब पर अटैक प्लान किया, तो इस ग्रुप को लीड करने वाली प्रीतिलता ही थी। और इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान फियर्स गन बैटल हुई, जहां प्रीतिलता के पैरों में गोली लग गई और अपने अरेस्ट को सर्टेन देखते हुए उन्होंने साइनाइड कैप्सूल कंज्यूम कर ली और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमेशा के लिए अमर हो गई। और आज भी अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें बंगाल्स फर्स्ट वुमेन मार्टर के रूप में प्रेज किया जाता है। और दोस्तों, इसी कड़ी में आइए अब बात करते हैं मास्टर द सूर्य सेन से इन्फ्लुएंस्ड उनके ग्रुप की एक और रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर की, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को
कैरी फॉरवर्ड किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छात्री संघ की मेंबर कल्पना दत्ता की, जो कि विमेन के लिए एक सेमी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। आपको बता दें कि कल्पना चिटागोंग आर्मरी की लूट का भी पार्ट थी और साथ ही पहरटोली क्लब पर अटैक करने का पहला अटेम्प्ट कल्पना ने ही किया था, जिसमें प्रीति लता भी इन्वॉल्व थी। लेकिन सूर्य सेन के साथ दूसरे अटेम्प्ट में ब्रिटिशर्स प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने मास्टरदार को कैप्चर कर लिया और कल्पना किसी तरह से वहां से बचकर भाग निकली। पर 3 महीने बाद उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और चिटागोंग आर्मरी रेड में पार्ट लेने के लिए उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, जहां से 6 साल में ही उन्हें रिलीज कर दिया गया। इनके बाद आइए अब बात करते हैं ट्रैवनकोर की झांसी की रानी कहलाने वाली अक्कम्मा चेरियन की, जिनका जन्म ट्रैवनकोर के कंजीरापल्ली के छोटे से गांव में हुआ था। ये एक टीचर होने के साथ साथ एक डिवोट पेट्रियट भी थी और फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, फ्रीडम मूवमेंट में हजारों वुमेन को इंस्पायर करते हुए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आपको बता दें कि केरला में फ्रीडम स्ट्रगल मेनली ट्रैवनकोर कांग्रेस द्वारा लीड किया जा रहा था और इसी दौरान ट्रैवनकोर के लोगों ने एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन प्लान किया, जिसे 1938 में ट्रैवनकोर के दीवान ने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए बेरहमी से सप्रेस कर दिया था और नतीजतन इस एक्शन ने केरला के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जन्म दिया। पर शुरुआत होते ही इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए पार्टी के लीडर्स को जेल भेज दिया गया और ये कहा जाता है कि अपने अरेस्ट से जस्ट पहले पार्टी के प्रेसिडेंट ने अक्कम्मा चेरियन के बोल्डनेस, करेज और करिज्मेटिक पर्सनैलिटी देखते हुए उन्हें अपनी सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया था। इसके बाद अक्कम्मा ने ट्रैवनकोर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंस्टॉल करने के लिए और लीडर्स को जेल से रिलीज करवाने के मोटिव से एक मैसिव रैली ऑर्गेनाइज की। इसके बाद 1938 में पार्टी ने अक्कम्मा को देश सेविका संघ नाम की एक फीमेल वॉलंटियर कॉर्प्स ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसके लिए उन्होंने टायरलेसली पूरे देश के अक्रॉस ट्रैवल किया और विमेन को अपील किया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। और उनके कॉन्स्टेंट एफर्ट से लोकल बॉडीज में विमेन वॉलंटियर के नंबर में एक ह्यूज सर्ज आया, जो कि फ्रीडम मूवमेंट के लिए बहुत ही सपोर्टिव साबित हुआ। और इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में अक्कम्मा चेरियन को ट्रैवनकोर की लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया गया और 1967 में एक्टिव पॉलिटिक्स क्विट करने के बाद उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स पेंशन एडवाइजरी बोर्ड को एज ए मेंबर ज्वाइन किया। और इनके बाद हम बात करेंगे असम की एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिसने तिरंगे को फहराने के लिए सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अपने प्राण गंवा दिए। दोस्तों, बीरबाला या शहीद के नाम से जाने जाने वाली कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में असम के बरंगाबारी में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 1942 में इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के ग्रुप को ज्वाइन किया और उसी दौरान ट्राई कलर को होस्ट करने के लिए एक मार्च में जब वो दूसरे रेवोल्यूशनरीज के साथ गोपपुर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, तब ब्रिटिशर्स ने इस डेयरिंग एक्ट को रोकने के लिए इस ग्रुप पर इनडिस्क्रिमिनेटली फायर ओपन कर दिया और नतीजतन सारे रेवोल्यूशनरीज के साथ तिरंगे को अपने हाथ में लिए छोटी सी कनकलता हमेशा के लिए अमर हो। आइए अब बात करते हैं एक इंडियन एजुकेटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पब्लिशर अरुणा असफ अली की, जिनका जन्म 16 जुलाई 1909 में पंजाब के कालका में हुआ था, जो आज प्रेजेंट डे हरियाणा में। दोस्तों, इन्हें 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान पर नेशनल फ्लैग होस्ट करने के लिए आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अरुणा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज ए मेंबर ज्वाइन किया और इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह के पब्लिक प्रोसेशन में पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद अरुणा असफ अली को अरेस्ट कर लिया गया और 1931 में हुए गांधी आयरन पैक्ट के बाद भी रिलीज नहीं किया गया और नतीजतन अरुणा असफ अली की रिलीज की डिमांड करते हुए बाकी विमेन प्रिजनर्स ने भी जेल प्रीमाइसेस को छोड़ने से मना कर दिया और आखिरकार महात्मा गांधी के इंटरवेंशन से ही इन विमेन प्रिजनर्स ने अपनी जिद छुड़ी और रिलीज होने के बाद 1942 तक अरुणा असफ अली उतनी एक्टिव नहीं थी और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे और अपने अरेस्ट को इवेट करते हुए अरुणा अंडरग्राउंड हो गई और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को अंजाम दिया। हाइडिंग में रहते हुए ही अरुणा ने कांग्रेस की मैगजीन इनकलाब को एडिट करने का काम किया और अरुणा यूथ को फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए लगातार मोटिवेट करती रही। इसके अलावा उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रीक के लिए जाना जाता है, क्योंकि अरुणा ने 1946 में खुद को सरेंडर करने के लिए गांधी जी की भी रिक्वेस्ट को डिसोबे किया था। इसीलिए और इंडिपेंडेंस के बाद भी अरुणा असफ अली पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रही और दिल्ली की फर्स्ट मेयर भी बनी। 1992 में अरुणा असफ अली को पद्म भूषण और 1992 में ही पोस्टह्यूमसली भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनके बाद आइए अब जानते हैं
उषा मेहता या उषा बेन के बारे में, जो 5 साल की उम्र से ही महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम विजिट किया करती थी और उनसे बेहद इन्फ्लुएंस्ड भी थी। आपको बता दें कि 25 मार्च 1920 में सूरत के पास एक विलेज में जन्मी उषा ने 8 साल की एज से ही लिकर शॉप्स की पिकेटिंग और साइमन गो बैक जैसे मूवमेंट में इन्वॉल्व रहकर खुद को पूरी गांधीयन लाइफस्टाइल में ढाल दिया था। हालांकि उनके फादर ब्रिटिश राज में एक जज थे और इस वजह से वो उषा की इन एक्टिविटीज को डिस्करेज भी किया करते थे, पर 1930 में उनके रिटायरमेंट के बाद उषा को रोकने वाली सारी लिमिटेशंस खत्म हो गई और 12 साल की छोटी उम्र से ही उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उषा ने 14 अगस्त 1942 को अपने कुछ क्लोज एसोसिएट के साथ मिलकर एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की, जिसे 27 अगस्त 1942 को एयर किया गया। ये सीक्रेट कांग्रेस रेडियो फ्रीडम स्ट्रगल में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है और इसी रेडियो के थ्रू गांधी जी के रिकॉर्डेड मैसेजेस, नेशनलिस्टिक सॉन्ग्स और रेवोल्यूशनरीज द्वारा स्टीयरिंग स्पीचेस को ब्रॉडकास्ट किया जाता था और अथॉरिटी से बचने के लिए ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वो अपने स्टेशंस की लोकेशन चेंज किया करती थी। पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अनसेंसर्ड न्यूज ब्रॉडकास्ट करने वाला ये अंडरग्राउंड रेडियो सिर्फ 3 महीनों तक ही चल पाया, क्योंकि किसी तरह ब्रिटिश अथॉरिटीज को खबर मिल गई और उन्होंने नवंबर 1942 में ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट कर लिया और रेडियो को बैन कर दिया गया। 4 साल जेल में बिताने के बाद उषा मेहता को 1946 में फाइनली रिलीज किया गया और इंडिपेंडेंस के बाद भी उषा गांधीयन थॉट और फिलॉसफी के डिसेमिनेशन में इन्वॉल्व रही और गांधीयन पीस फाउंडेशन की प्रेसिडेंट बनी। इसके अलावा उन्होंने भारतीय विद्या भवन के अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और 1998 में उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें पद्म भूषण से ऑनर किया गया। इसके बाद अगस्त 2000 में अगस्त क्रांति मार्ग में क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद भारत की आज़ादी के लिए फाइट करने वाली इस ब्रेव हार्ट ने 80 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। और इनके बाद आइए अब बात करते हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर लक्ष्मी सहगल की, जिन्हें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास के एक लॉयर फैमिली में जन्मी लक्ष्मी एक वर्ल्ड वॉर II वेटरन है और उन्होंने बर्मा में काफ़ी समय प्रिजनर की तरह बिताया है। आपको बता दें कि जब उन्हें पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमेन सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत कोशिश से अपना नाम आगे कर दिया। इसके बाद उन्हें रानी झांसी रेजिमेंट नाम की एक फीमेल रेजिमेंट फॉर्म करने का ऑर्डर दिया गया, जहां उन्हें कैप्टन का रैंक मिला। और फिर दिसंबर 1944 में नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी ने बर्मा की ओर मार्च शुरू किया और वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मार्च 1945 में इम्फाल में एंट्री से जस्ट पहले INA लीडरशिप ने रिट्रीट का डिसीजन लिया, जिसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने कैप्टन लक्ष्मी को मई 1945 में अरेस्ट कर लिया और लगभग 1 साल बाद तक उन्हें बर्मा के जंगलों में हाउस अरेस्ट के अंडर रखा गया। और फाइनली मार्च 1946 में जब दिल्ली में चल रहे INA ट्रायल्स के कारण देश भर में कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट हेट्रेड इंटेंसिफाई हो रहे थे, तब उन्हें रिलीज कर इंडिया भेज दिया गया। कहते हैं कैप्टन लक्ष्मी हर उस इंसान को एक सेंस ऑफ जॉय और पॉसिबिलिटी दिखाने की कैपेबिलिटी रखती थी जो भी उनसे मिलता था। साथ ही उन्होंने खुद को हमेशा गरीबों और अनएम्पावर्ड की साइड फर्मली पोजीशन रखा था, जिससे उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी लोकप्रिय थी। तो इसलिए एक फ्रीडम फाइटर, एक डेडिकेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर और इंडिया में विमेंस मूवमेंट की आउटस्टैंडिंग लीडर कैप्टन लक्ष्मी देश के लिए एक इंस्पायरिंग और एंड्यूरिंग लेगेसी पीछे छोड़ती हैं और इन्हें आज भी नेताजी की लीडरशिप के अंडर वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑफिसर्स की तरह देखा जाता है। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बाद अब हम बात करेंगे सुचेता कृपलानी के बारे में, जिनका जन्म 25 जून 1908 में हरियाणा के अंबाला में हुआ था। सुचेता एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन और एक ब्रेव फ्रीडम फाइटर थी और उनको सराहते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, अ पर्सन ऑफ रेयर करेज एंड कैरेक्टर हु ब्रॉट क्रेडिट टू इंडियन वुमेनहुड। और आपको बता दें कि सुचेता के फादर और कोई नहीं बल्कि गवर्नमेंट डॉक्टर सुरेंद्र नाथ मजूमदार थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक आर्डेंट पेट्रियट की तरह देश सेवा में बिताई थी और यही पेट्रियोटिज्म का भाव सुचेता में भी बखूबी इंस्टिल हुआ था। दोस्तों, सुचेता ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट और सेंट स्टीफन कॉलेज से मास्टर डिग्री कंप्लीट की, जिसके बाद सुचेता ने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की लेक्चरर के तौर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और फिर 1936 में इंडियन कांग्रेस लीडर JB कृपलानी से उनकी शादी हुई। सुचेता को 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उनके क्रूशियल रोल के लिए आज भी याद किया जाता है और उन्होंने अरुणा असफ अली, मंतंगिनी हजरा और उषा मेहता जैसी कई वेल नोन वुमेन लीडर्स के अलॉन्ग उस दौरान एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स में भी सुचेता का एक बहुत ही लंबा और इलस्ट्रियस करियर रहा है।
गीता उन कुछ विमेन में से थी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट किया गया था और कानपुर कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाली सब कमेटी की मेंबर भी थी। और साथ ही सुजीता कृपलानी 1940 में एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की फाउंडिंग मेंबर भी रही है। और इसके अलावा 1963 में वो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करने वाली फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया भी बनी और फाइनली इंडियन पॉलिटिक्स में अपना डिस्टिंक्ट पाथ कार्व आउट करने वाली देश की वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन लीडर बनी। और फिर सुजीता कृपलानी न्यू दिल्ली में 1 दिसंबर 1974 को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। और दोस्तों, ये था एक ब्रीफ डिस्कशन उन महान भारतीय महिलाओं और उनके इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन और सैक्रिफाइस के बारे में जिन्होंने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।